सबको नमस्कार। सिस्टरहुड ऑफ द रोज वीडियो में आप सबको स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि सिस्टरहुड ऑफ द रोज पुस्तक के आखिरी चैप्टर आइलैंड ऑफ रोजेस में क्या हुआ था। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रायरी में सिस्टरहुड ऑफ द रोज की सभी औरतों ने एक ही सपना देखा था और उस सपने में एक लाइट बीइंग दिखाई दी थी। अगली सुबह वे सभी इसे अनुभव को साझा करते हैं। अरिस्टोटल, शेकीना और सिस्टरहुड ऑफ द रोज की सभी औरतें मॉर्निंग मेडिटेशन में बैठते हैं और मेडिटेशन में वो बीइंग के बारे में सवाल पूछते हैं। यह लाइट बीइंग कौन है, वह क्यों आई, इस तरह के सवाल पूछते हैं। थोड़ी देर बाद वह लाइट बीइंग उन्हें दिखाई देती है और अपने बारे में इस तरह बताती हैं। मैं टावरिंग क्वीन सोफिया हूँ। मुझे गॉडेस ऑफ विजडम एंड ट्रूथ यानी ज्ञान और सच्चाई की देवी कहा जाता है। ग्रीक लोग मुझे गॉडेस ऑफ वॉर एंड विजडम, पल्लास एथीना भी कहते हैं। एटलांटिस के समय से भी कुछ खास दिव्य गुण है जिन्हें गॉडेस वर्च्यूज कहा जाता है, वे सभी छिपे गए हैं और केवल कुछ प्रीस्टेसेस ने ये सब संभाल कर रखा है। अब यह प्रायरी की औरतों के द्वारा ये सब बहाल किया जाएगा। यह कहकर वह जेन की आंखों में देखते हुए पूछती है कि मैं तुम्हारी आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अनुमति देगी? जेन खुशी से हाँ कहती है। यह टावरिंग क्वीन वह गॉडेस है जो सिस्टरहुड ऑफ द रोज का नेतृत्व करती है। यह अपनी वायलेट फ्लेम की एनर्जीज और सुनहरी प्रकाश को उन सभी पर बिखेरती है। वह हर दिन उन्हें मेडिटेशन में गाइड करती है और हर औरत की आंखों में देखते हुए उसके जरिए एनर्जीज को फैलाती है और फिर वह उन्हें कुछ जरूरी बातें बताती है। एक जमाने में गॉड गॉडेसेस के प्रति इंसानों को प्यार और सम्मान रहते थे। उसके बाद कुछ साल पहले जब से रोमन कैथोलिक चर्च सत्ता में आया, तब से उनके कंट्रोल की वजह से इन गॉडेसेस की वर्शिप और उनके बारे में सारा ज्ञान इंसानियत की चेतना से अलग करके वक्रीकरण कर दिया गया और उन सभी को दबा दिया गया। उनसे संपर्क पूरी तरह से खत्म हो गई। ये सभी गॉडेस मिस्ट्रीज अब एसोटियर टेम्पल यानी सिस्टरहुड ऑफ द रोज टेम्पल के जरिए इस ग्रुप की औरतों के जरिए उस प्रायरी में आने वाले सभी लोगों को ये डिवाइन वर्च्यूज दिए जाते हैं और ये भी कहती है कि मेरी एनर्जीज इन औरतों के जरिए काम करते हैं। सब लोग मेडिटेशन में बैठते हैं और प्रायरी के लिए एक डोम ऑफ प्रोटेक्शन बनाते हैं। अगली सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन में सब लोग मिलकर एक मंड्रोला को बनाते हैं। ये मंड्रोला एक रंगीन कांच की खिड़की है जिस पर रंगीन लाइटें और पैटर्न्स होते हैं। इसे एथरिक लेवल पर एक गोले की तरह बनाया गया है जो एक रक्षण कवच की तरह काम करती है। इसको एक बड़ा पिंक कलर गुलाब की डिजाइन में प्रायरी के ऊपर फैलाकर एक डोम जैसा बनाते हैं। टावरिंग क्वीन बताती है कि इंसानियत के एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट का मतलब इस एवोल्यूशन प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर सभी को कॉन्शियस क्रिएटर्स बनना होगा। ऐसे को क्रिएटर्स बनने के नियम भी उन्हें बताती है। वह उन्हें कुछ शब्द और आवाजें सिखाती है। अब धरती पर लोगों की एनर्जीज बहुत कम है, लेकिन एक दिन वे सभी अपनी चेतना को बढ़ा के जागृत हो जाएंगे और अपने जरिए क्रिएटर की एनर्जीज को चैनल करेंगे। जब वे सभी इस तरह धरती पर एनर्जीज को एंकर करेंगे तो न सिर्फ वे एसेंड होंगे बल्कि धरती भी उच्च आयामों में चली जाएगी। लेकिन ये सब होने में कुछ 100 साल लगेंगे। तो इन सिस्टरहुड ऑफ द रोज सेंटर्स को
यह करना है कि वे सभी उन एनर्जीज को एंकर करके और धरती पर अन्य प्रदेशों में मौजूद दूसरे सिस्टरहुड ऑफ द रोज सेंटर्स के साथ एक लिंक बनाकर एथरिक लेवल में एक मजबूत लाइट नेटवर्क बनाना होगा। टवरिंग क्वीन और कहती है कि जब वे सभी ये लाइट नेटवर्क बना लेंगे तो हायर मेंटल प्लेन्स और स्पिरिचुअल प्लेन्स से लगातार लाइट ट्रांसमिशन होगा। तब धरती की एसेंशन को कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए कोबरा कहते हैं कि सिस्टरहुड ऑफ द रोज ग्रुप्स इवेंट के दौरान बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उन सभी के जरिए गॉडेस एनर्जीज पूरी धरती पर फैलती है और जो भी अस्त व्यस्त हालात धरती पर होते हैं वे सब इस सिस्टरहुड ऑफ द रोज ग्रुप्स के जरिए होने वाली एनर्जी ट्रांसमिशन के द्वारा शांत हो जाएंगे। यह मेडिटेशन खत्म होने के बाद सिस्टरहुड ऑफ द रोज ग्रुप के सभी सदस्य प्रायरी में सेटल होते हैं। उसके बाद एरिस्टोटल और शेकीना अपने घर चले जाते हैं। एक महीने बाद जेन और एलेनोर प्रायरी के नीचे वाली घाटी को देखने के लिए निकल जाते हैं। एरिस्टोटल उन्हें बताता है कि उस घाटी में कुछ शक्तिशाली जगह है। वे दोनों घाटी के निचले हिस्से तक जाते हैं और नदी के पास एक बड़ी चट्टान पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वे पत्थर के पास जाते हैं उन्हें वहां स्त्री तत्व शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है। वो स्त्री तत्व शक्ति उनसे बात करती है और उन्हें रहस्यमयी चट्टान पर चढ़ने के लिए कहती हैं। वे वहां बैठ जाते हैं। फिर स्त्री तत्व शक्ति एक रूप धारण करती है और कहती है कि मेरा नाम रिया है। वह उन दोनों को एक लिक्विड एसेंस यानी तरल सार देती है जिसे एलिक्सर ऑफ एसेंस ऑफ वुमेन कहते हैं, यानी स्त्री तत्व शक्ति को जगाने वाली एक औषधि है। यह उस आइलैंड पर मौजूद फूलों और पौधों की एनर्जी से बनी है। ये वायलेट कलर की होती है। कहा जाता है कि इसे लेने से स्त्री तत्व शक्ति जागृत हो जाएगी। सिस्टरहुड ऑफ द रोज के बारे में यह कहती है कि ये सिस्टरहुड ऑफ द रोज ग्रुप्स दुनिया की सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं और उनकी चेतना को बढ़ाते हैं। बहुत से लोग औरतों को गुलाम या सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स या संपत्ति समझते हैं, लेकिन भविष्य में सभी औरतों को इस तरह से नीची नजर से नहीं देखा जाएगा। रिया और भी कहती है कि ये औरतें सभी क्षेत्रों में काम करेगी और धरती पर संतुलन और सामंजस्यपूर्ण एनर्जीज लाएगी। लेकिन ये सब होने के लिए सभी मर्दों को इस बदलाव को मानने में कुछ 100 साल लगेंगे और औरतें भी शुरू में इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगी। लेकिन यह बदलाव अपरिहार्य है। दिव्य स्त्री तत्व शक्ति का जागरण जरूर होगा। उस जगह पर इस फेमिनाइन एनर्जी वाली रिया के साथ साथ रूफस नाम का मैस्कुलिन एनर्जी का एक जीव भी दिखाई देता है। यह रूफस उन्हें एलिक्सर ऑफ एसेंस ऑफ मेन देता है। ये भी एक लिक्विड एसेंस है जो पुरुष तत्व शक्ति की ताकत को बढ़ाती है। रूफस उनसे कहता है कि इस एसेंस या औषधि को प्रायरी में आने वाले पुरुषों को दे दीजिए। जो कोई भी ये एसेंस लेगा वो अपने जरिए पुरुष तत्व एनर्जीज को फैलाएगा। फिर वे क्लोक्स जेन और एलेनोर को देते हैं। अगर वे इन क्लोक्स को अपने कंधों पर पहनते हैं तो उन पर एमेथिस्ट ब्लू रंग के कुछ पैटर्न्स दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि एक क्लोक्स यह दर्शाता है कि उनमें पुरुष तत्व और स्त्री तत्व एनर्जीज कितनी संतुलन में है। साथ ही एक क्लोक्स बताती है कि उनमें कितना भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति है। जेन और एलेनोर थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठने के बाद रिया रूफस उनसे कहते हैं, अब आप जा सकते हैं। इस बार आप अपने ग्रुप की बाकी सभी औरतों को भी लेकर आइए।
हम पिछले वीडियोस में जाना था कि एलिजाबेथ को एक स्क्रोल दिया गया था। कुछ महीनों के बाद इस स्क्रोल को खोलकर पढ़ने की एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उसको आती है। एलिजाबेथ शेकीना और एरिस्टोटल के पास जाती है और उसे स्क्रोल पढ़ने के लिए कहती है, जो संस्कृत भाषा में लिखा है। एलिजाबेथ एरिस्टोटल को पढ़ने के लिए स्क्रोल देती है। इसमें लिखा है कि दुनिया से जो पहली चीज निकली है वो है ध्वनि, फिर प्रकाश आई और फिर पदार्थ आया था। अपनी उद्देश्य पूरी करने और इस दुनिया को विस्तार करने के लिए मूल सृष्टिकर्ता ने कुछ देवी देवताओं की सृष्टि की और उन्हें सृष्टि विस्तार करने का आदेश दिया। देवी देवताओं वैसे ही बनाया और कई युगों तक इस धरती पर रहे थे। उन्होंने इस धरती को इस यूनिवर्स के लिए एक जीती जागती लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में बदल दिया और यहाँ फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा शक्ति बनाई। धरती पर अनेक युद्ध हुए हैं। इन संघर्षों का नतीजा यह हुआ कि बहुत सारा ज्ञान छिपा गया था। उसके बाद ये ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया और यह सारा ज्ञान कोडेड मैसेजेस के जरिए प्रकाश परिवारों के कुछ सदस्यों के अंदर संग्रहित कर दिया गया। यह ज्ञान ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन पुस्तक में ये सब विषय दिया गया था। यह ज्ञान भविष्य में जागरूक होने वालों में पुनः प्रकट होगा। उनके जरिए ये ज्ञान फिर से सभी इंसानों को सिखाया जाएगा। इस तरह धरती की चेतना धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ फ्री विल का रहस्य यह है कि हम अपने अतीत, अपने वर्तमान और अपने भविष्य के लिए स्वयं जिम्मेदार है। अर्थात हम ही इन सब का सृजन कर रहे हैं। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। हमें खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसमें लिखा है कि जब इस स्क्रोल रक्षा करने वाले इसे पढ़ेंगे तो उनके अंदर ये रीएक्टिवेशन यानी पुनर्जागरण शुरू हो जाएगा। ये सुनकर एलिजाबेथ, एरिस्टोटल और शेकीना को लगता है कि लाइट एनर्जी उनके शरीर के हर कण में जा रही है। फिर उस जगह पर एक गोल्डन लाइट बीइंग यानी सुनहरी रोशनी से भरा एक जीव दिखाई देता है। वह जीव उनसे मन ही मन बात करता है और कहता है कि मेरा नाम मरांडल है। आपको 3 दिन तक मौन में रहना होगा और अलग अलग रहना होगा, क्योंकि आपके शरीर में जो भी कोडेड जानकारी है वह निकल के आ रही है। इसलिए आप सबको चुप रहना होगा। यह कहकर वह अपना दाहिना हाथ एलिजाबेथ, एरिस्टोटल और शेकीना के माथे पर रखता है। उन सभी में प्रकाश का एक अद्भुत विस्फोट होता है। उन 3 दिनों तक वे सभी एक हिप्नोगोगिक स्टेट में रहते हैं। उस स्थिति में वे ना सोते हैं या ना जागते हैं। एलिजाबेथ, एरिस्टोटल और शेकीना से कहती है कि वे स्क्रोल को चांद से अपने पास ही रखे और फिर वह प्रेरी के लिए निकल जाती हैं। 2 महीने बाद नाइट टेम्पलर्स ऑर्डर के कुछ लोग प्रेरी में आते हैं। उस ऑर्डर के इनर ग्रुप से गिलबर्ट एरेल नाम का एक ग्रैंड मास्टर भी है। उसे देखने के बाद जेन को ऐसा लगता है कि वह बहुत समय से उसको जानती है। नाइट टेम्पलर्स को एक अंदरूनी संदेश मिलता है। इस आइलैंड ऑफ रोजेस पर एक प्रेरी है और वहाँ सिस्टरहुड ऑफ द रोज है। इसलिए वे सभी यहाँ आते हैं और कुछ रहस्य और गॉडेस मिस्ट्रीज को जानने चाहते हैं। फेरिस के पति रेनॉल्ड वहाँ आए हुए 8 नाइट्स में एक है। गिलबर्ट प्रेरी को तोहफे में ब्लैक मैडोना की मूर्ति देता है। ओसाइरिस को खोई हुई आइसिस को काली त्वचा वाली या काले कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। ब्लैक शब्द का मतलब ज्ञान होता है। ब्लैक मैडोना अपने अद्भुत काम करने वाली एनर्जीज और हीलिंग के लिए जाना जाता है।
नाइट टेम्पलर्स प्रायरी में गेस्ट क्वार्टर्स में रहते हैं। नाइट टेम्पलर ऑर्डर और सिस्टरहुड ऑफ द रोज दोनों लॉर्ड मेल्कीजेडेक ऑर्डर के तहत काम करने वाले अलग अलग समूह हैं, क्योंकि वे सभी एक ही सोल फैमिली में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। इसलिए उनके बीच ज्ञान का आदान प्रदान यानी शेयरिंग होता था। ये नाइट टेम्पलर्स के इनर सर्किल के लोग बेसिक क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। वे डिवाइन फेमिनाइन एसेंस, मदर मेरी, आइसिस और इजिप्शियन गॉडेस हथोर पर विश्वास करते हैं। ट्रू क्रिश्चियनिटी को अनुसरण करने वालों को कैथोस कहते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च उन्हें धर्म विद्रोह कहते हैं और उनकी ताकत और पैसे से जलन होके उन कैथोस को बुरे लोग कह के प्रचार करते हैं। इस वजह से ये सभी कैथोस अलग अलग जगहों पर चले गए और अपना जीवन बिता रहे हैं। गिलबर्ट कहते हैं कि आम लोगों को इस कैथोलिक सिद्धांतों से माइंड प्रोग्रामिंग किया गया है, यानी उन्हें जीसस की टीचिंग्स को वक्रीकरण करके माइंड प्रोग्राम किया गया है। गिलबर्ट जेन से कहता है कि अगर पोप ने आपकी टीचिंग्स और जीवन शैली को देखा तो इस सिस्टरहुड ऑफ द रोज रहने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए आपको आइलैंड ऑफ रोड्स पर बहुत दूर रखा गया था। यहाँ चर्च के सदस्यों का प्रभाव और दबदबा बहुत कम है। फिर जेन ने कहा कि वह फ्रांस में हेनरी मोरन नाम के एक कैथर परफेक्टी से मिली थी। उसने मुझे क्रिश्चियनिटी से जुड़े कुछ दस्तावेज दिए थे। जब सोल फैमिली के ये सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक साथ होते हैं तो उनके बीच आत्मा के स्तर पर प्रेम ऊर्जा यानी लव एनर्जीज का संचार होता है और उन सभी के बीच हीलिंग और क्लेंसिंग भी होती है। इस प्रायरी के नीचे की घाटी में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी वाली एक खास जगह है। इसे नाइट्स एरिया कहा जाता है। वहाँ ही डिवाइन फेमिनिन एनर्जी वाली एक गॉडेस रॉक भी है और प्रायरी में एक ब्लैक मैडोना की मूर्ति है। इन सब की वजह से जिस जगह में ये प्रायरी थी वहाँ मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस में है और पूरी जगह में एक पूर्णता का एहसास होता है। एक दिन मॉर्निंग मेडिटेशन के दौरान टवरिंग क्वीन ने सिस्टरहुड ऑफ द रोज ग्रुप को बताया कि ज्ञानी लोगों में भी अगर स्त्री और पुरुष तत्व का बैलेंस ना हो तो बहुत मुश्किल होता है। इन दोनों तत्वों को बैलेंस करने में भी बहुत समय लगता है। सभी को पता होना चाहिए कि यह जो भी बायोलॉजिकल अंतर है कि मैं एक औरत हूँ या मैं एक मर्द हूँ, उसके परे हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर परिपूर्ण स्त्री तत्व और परिपूर्ण पुरुष तत्व शक्ति है। फिर जेन ने टवरिंग क्वीन से पूछा, मैंने कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में पढ़ा था कि कुछ युग पहले एक ही शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों थे। फिर वे एक स्त्री के शरीर और एक पुरुष के शरीर में अलग हो गए और वे इसलिए अलग हो गए ताकि वे अलग होके फिर से एक होने का तरीका सीख सके। उन्होंने पूछा कि क्या ये सच है? टवरिंग क्वीन ने कहा, हाँ ये सच है और बहुत दूर के भविष्य में ये दोनों लिंग एक ही शरीर में होंगे। इन्हें हेर्मोफ्रोडाइट उभयलिंगी कहा जाता है। जिन्होंने थयुबा प्रोफेसी किताब पढ़े हैं वो ये सब जानते हैं। इसमें हेर्मोफ्रोडाइट के बारे में लिखा है, लेकिन जो हेर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं उन्हें अपनी उन्नत अवस्था के बारे में पता नहीं होता और वे अपनी हालात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। कहा जाता है कि ऐसे लोग धरती पर अपनी यात्रा बहुत जल्दी पूरी कर लेते हैं। फिर जब ये सभी औरतें और नाइट्स मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए इकट्ठा होते हैं तो टवरिंग क्वीन उनसे कहती है कि जेन और गिलबर्ट को एक गिफ्ट दिया जाता है।
वो गिफ्ट है गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब शरीर से आजाद होके इस धरती को छोड़ सकते हैं। उन्हें वह आजादी दी जाती है। वे जिस काम के लिए धरती पर आए थे वह पूरी हो गया है, तो वे धरती छोड़कर उस ग्रह पर जा सकते हैं जहां से वे आए थे, या अगर वे चाहें तो धरती पर रहकर काम कर सकते हैं। लेकिन जेन कहती है कि क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, वह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ने के बजाय इसी शरीर में रहना चाहती हैं। प्रायरी में कुछ महीने बिताने के बाद ये सभी नेट्स अपने अपने जगहों के लिए निकल जाते हैं। कुछ महीनों के बाद अशरा, सराजी, जाहिरा और गोजो की हाई प्रीस्टेस इन सभी सिस्टर्स को देखने के लिए प्रायरी आते हैं और वहाँ कुछ दिन बिताते हैं। करीब 3 साल बाद गिलबर्ट फिर से प्रायरी में कुछ समय बिताने के लिए आता है। वह जेन से बताता है कि 14 क्रूसेड फिर से शुरू हो रहा है। यह सुनकर सभी सिस्टर्स थोड़ी निराशा हो जाते हैं, यह सोचकर कि हमने इतने सालों तक दुनिया की शांति के लिए मेडिटेशंस किए हैं, हमने बहुत सारा एस्ट्रल वर्क भी किए हैं, लेकिन ये युद्ध फिर से क्यों शुरू हो रहे हैं। और वे सोचती है कि क्या हमने जो भी एस्ट्रल काम किए हैं और कॉस्मिक ट्रांसमिशंस किए हैं उनका कोई फायदा नहीं है, क्या ये सब बेकार है। जेन अगले दिन मॉर्निंग मेडिटेशन में टवरिंग क्वीन से इसके बारे में पूछती है। टवरिंग क्वीन कहती है कि आप चिंता मत करो, जब डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटी कम हो जाती है और इंसानों में इच्छाएं बढ़ जाते हैं तो ऐसे युद्ध होते हैं। 1700 साल पहले जब मैं पलना से थीना थी तो एक ग्रीक नाटककार ने मेरे नाम को फेमिनाइन प्रिंसिपल के खिलाफ इस्तेमाल किया और दुखद नाटक लिखे थे। उसने लिखा कि इमोशंस यानी भावनाएं नहीं होना चाहिए, ये भावनाएं बहुत निम्न स्तर के होते हैं। ऐसे कह के लोगों के दिमाग में ये गलत जानकारी भर दिया था। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को भावुक नहीं होना चाहिए, वो हमेशा बुद्धिमान और तार्किक दिमाग वाला होना चाहिए और हमेशा बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस से काम लेना चाहिए। लेकिन सच यह है कि ये भावनाएं दिव्य स्त्री तत्व की निशानी है। इसी तरह 1500 साल पहले एरिस्टोटल नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर ने इंसानों को पितृस्वाम्य व्यवस्था यानी पैट्रियार्कल सिस्टम के बारे में बताया, इसे फैलाया और दुनिया को एक झूठे आदर्श दिखाया। उसने कहा कि पुरुषों में सीमन यानी वीर्य होता है ना, वो कहता है कि वो वीर्य दिव्य है, क्योंकि औरतों में वो वीर्य नहीं होता। उसने कहा कि वे हीन है और कहा कि औरतों का काम सिर्फ उस वीर्य को अंदर लेना ही है, अपनी कोख में रख के बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना है। ऐसा कहकर उसने मर्दों और औरतों के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं में फर्क ला दिया, जिससे श्रेष्ठता और हीनता की भावना पैदा हुई। ऐसे अरिस्टोटल को डार्क फोर्सेस ने फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ वेस्टर्न लॉजिक कहते हैं। उसके द्वारा किए गए आविष्कार आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाए जाते हैं। इसी तरह कुछ पुरानी कहानियों में मर्दों को हीरो जैसा दिखाया जाता है, जबकि औरतों को शैतान जैसा दिखाया जाता है, जो मर्दों को आकर्षित करके उन्हें बहकाती है। इसका नतीजा यह हुआ कि सिर्फ तुलनाएं और झगड़े हुए थे, लेकिन इस तरह की सोच से किसी को फायदा नहीं हुआ। जब टवरिंग क्वीन पृथ्वी पर पुरुषों और महिलाओं के बीच संतुलन लाने के बारे में बात करती थी, तभी उसके बगल में एक लंबा दिव्य प्राणी प्रकट होता है। उसने सबको प्यार से देखा और सिस्टरहुड ऑफ द रोज के बारे में बात करना शुरू किया। कुछ युग पहले पुरुष और स्त्री
भले ही अलग अलग शरीरों में रहते थे, फिर भी उनकी आत्मा के पहलू एक ही थे। यानी एक आत्मा दो शरीरों में रहते थे। बाद में एक दूसरे पर हावी होने और तुलना करने की वजह से सब अलग हो गए और भरोसे के बिना जीने लगे। मिल्की जड़त के नेतृत्व में इन स्त्री और पुरुष की सोच को फिर से जोड़ने के लिए ये सिस्टरहुड ऑफ द रोज ग्रुप और दूसरे ऑर्डर्स भी बनाए गए, लेकिन इंसानों की तरफ से कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि वे अपनी जड़ों को भूल गए थे। ये सब उनकी याददाश्त से मिट गया था, इसलिए यह मुमकिन नहीं हो रहा है। और बदकिस्मती से कुछ सालों से दो मर्दों या दो औरतों के बीच सेक्सुअल कनेक्शन हो रहा है। दो मर्दों या दो औरतों के बीच मिलन होने से आत्मा कमजोर हो जाती है, साथ ही गंभीर बीमारियां भी होते हैं। एक मर्द और एक औरत के बीच प्यार और सद्भाव के मिलन से तटस्थता उत्पन्न होती है, यानी सृष्टि तटस्थ तरीके से होती है। मर्द और औरत दोनों को एक दूसरे की कमियों और कमजोरियों को बिना सोच के, बिना किसी अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशंस या लिमिटेशंस को स्वीकार करते हुए प्रेम से जीना सीखना चाहिए। पुरुषों को यह गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए कि वे महान हैं और यह समझना चाहिए कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है। शायद उनके शरीर निर्माण में अंतर है, लेकिन उन्हें ये बात पता होना चाहिए कि एनर्जी के मामले में वे दोनों बराबर है। जब तक हम बियॉन्ड बॉडी स्टेट तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें इन स्त्री या पुरुष शरीर की जरूरत होती है। यानी जब तक हम कांति शरीर नहीं बन जाते, हमें इन स्त्री या पुरुष शरीर की जरूरत होती है। इसलिए वो सेलेस्टियल बीइंग कहता है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। सिस्टरहुड ऑफ द रोज का भूमिका यह है कि उन्हें धरती पर दूसरी सिस्टर्स और ब्रदरहुड के साथ काम करना है, चाहे वह फिजिकल लेवल पर हो या स्पिरिचुअल लेवल पर। उन्हें तटस्थ रहकर काम करना चाहिए, प्यार और खुशी साझा करना चाहिए, तभी उनके बीच असली प्रगति होगी। उन्हें बाकी सभी प्राणियों के साथ सामंजस्य बनाना चाहिए और दूसरों के व्यवहार से विचलित ना होकर तटस्थ रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर भावनाएं नहीं होनी चाहिए। असल में आप किसी और से कई ज्यादा गहराई से भावनाएं महसूस करते हैं। दूसरों की भावनाओं को अपना समझकर अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहिए। जब आप तटस्थ स्थिति में होते हैं तो दूसरों की भावनाएं हम पर असर नहीं डालते। हर कोई गहरी शांति में बैठकर मेडिटेशन करते हैं। उनके जरिए हीलिंग एनर्जीज बहते रहते हैं। एस्ट्रली उन सभी पर पिंक हार्ट्स और रोज फ्लावर्स गिरते रहते हैं। टवरिंग क्वीन कहती है कि आप निराश मत होइए। आप कुछ सालों में आध्यात्मिकता में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आपने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है। आपने कई फालतू चीजें छोड़ दी है। आपको इसके लिए जरूर शुक्रगुजार होना चाहिए। आपके द्वारा किए गए मेडिटेशंस और एस्ट्रल वर्क की वजह से युद्ध और उसके असर बहुत कम हो गए हैं। नफरत प्यार में बदल गई, दुख खुशी बन गई, अभाव प्रचुरता में बदल गई। ये ग्रुप जो सृष्टिकर्ता के डिवाइन मिशन पर काम कर रही है और अन्य सभी ग्रुप्स जो अलग अलग प्रदेशों में काम कर रहे हैं, इन सभी लोग फिर से जागने का समय आ गया है। हम सबको जो करने की जरूरत है वो है प्यार और प्रकाश को अपने जरिए सबके साथ बांटना और उन सभी को फिर से जगाना जो अपना असली तत्व भूल गए हैं। इसके लिए आपको शक्तिशाली, अधिकारपूर्ण और आत्मविश्वासी होना होगा।
इस मिशन के लिए आपको कई जन्म लेने होंगे। अगर आपको भविष्य के जन्मों में कभी अकेला या प्यार ना मिलने जैसा महसूस हो तो याद रखें कि धरती पर कई एसेंडेड मास्टर्स और लाइट बीइंग्स है जो हमेशा आपको देखते रहते हैं और आपको प्यार देते रहते हैं। वे सही समय पर आप सभी को जोड़ देंगे। साथ ही समय आने पर आपको बताया जाएगा कि आपने पृथ्वी पर लाइट वर्कर्स की मदद के लिए किन किन मास्टर्स के साथ एग्रीमेंट किए हैं। यह कहकर टवरिंग क्वीन सभी को अलग अलग क्रिस्टल्स और मेटल से बनी पावर रॉड्स देती हैं। वहाँ मौजूद हर सिस्टर और ब्रदर इसे लेते हैं। टवरिंग क्वीन बीच में खड़ी होती है तो वे सभी एक सर्किल में खड़े होके और अपनी सभी पावर रॉड्स को टवरिंग क्वीन पावर रॉड से जोड़ते हैं। फिर वायलेट फ्लेम एनर्जीज उनकी पावर रॉड के जरिए सभी सिस्टर्स और ब्रदर्स के शरीरों में प्रवेश करती है। फिर वे सभी यह कसम खाते हैं कि हम इस डिवाइन मिशन को किसी भी जन्म में कभी नहीं भूलेंगे। फिर वे सभी जानने लगते हैं कि उन्होंने अतीत में क्या भूमिकाएं निभाए थे, वे अभी क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या भूमिकाएं निभाएंगे। टवरिंग क्वीन के जरिए बहुत सारी शक्ति और ज्ञान पाकर सभी सिस्टर्स और ब्रदर्स शांति से रहते हैं। इसके साथ हमने सिस्टरहुड ऑफ द रोज पुस्तक में जो भी ज्ञान है उसे जानना पूरा कर लिया। अब इस पुस्तक में दिए गए ज्ञान को जीवन में इम्प्लीमेंट करके भूले हुए सोल मिशन को महसूस करें और भूमाता के साथ एसेंड होने के लिए तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश की विजयी।